एक आदमी जिसने गरीबी से उठकर अपनी दुनिया बनाई, एक खुशहाल परिवार, और फिर एक रात में सब कुछ खत्म, क्योंकि उसकी बीवी पर सिर्फ बीमारी नहीं, कुछ और हावी हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कुमार। स्वागत है आप सभी का हॉरर हिंदी चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लगे हाथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलो इसी बात पर इस कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का मेन पात्र है आरिफ, और वो गांव में एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ। उसके माँ बाप काफी गरीब थे। पिताजी लेबरिंग वगैरह करते थे, अपना जो हल्का फुल्का काम होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो काम करते थे। और आरिफ बचपन से ही पिताजी के साथ काम पर लग गया, और इसने बहुत ही यंग एज में कारपेंटरी वाला काम सीख लिया था। आरिफ लगभग जब 17-18 साल का हुआ तो आरिफ को एक मौका मिला दुबई जाने का, और वो दुबई चले गया। अब दुबई कोई बढ़िया जॉब में नहीं गया था, जैसे लेबर मिस्त्री दुबई जाते हैं, तो वो दुबई चले गया। बचपन से ही उसके अंदर एक जिद थी कि यार मेरे को अमीर बनना है, मैंने पैसा कमाना है। तो उसने थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख ली थी। तो जब वो दुबई गया तो बाकी लेबर मिस्त्रियों के अगेंस्ट उसने बहुत अच्छा काम किया, और उसे प्रमोशन मिलता गया और ठीक ठाक पैसे कमाने लगा। 22-23 साल का जब वो था तो वो एक ठीक ठाक अमाउंट कमा चुका था। आरिफ बचपन से ही बड़ा इमोशनल सा था, परिवार से जुड़ा हुआ, सबको प्यार करने वाला आदमी था। तो आरिफ जब दुबई में 5 साल रह लिया था, पैसा भी कमा चुका था, तो उसने डिसाइड किया कि यार अब वो 23-24 साल का हो चुका है, तो वहां से वो दुबई छोड़कर इंडिया आ जाता है। इंडिया आके वो एक दुकान खोल लेता है, हार्डवेयर शॉप। अब उसने जो हार्डवेयर की शॉप खोली, जब उसने हार्डवेयर शॉप खोली तो उसमें भी उसको बहुत सक्सेस मिली और बहुत अच्छा अर्न करने लगा। जब वो लगभग 25-26 साल का था तो उसके घर वालों ने बोला कि अब शादी कर लो, और फिर उसके लिए एक लड़की ढूंढी गई और उसकी अरेंज मैरिज हुई। जब अरेंज मैरिज हुई तो आरिफ की एक बहुत ही प्यारी हैप्पी फैमिली बनने लगी। धीरे धीरे आरिफ और पैसे कमाने लगा, तो आरिफ ने गाड़ी भी खरीद ली थी। जैसे जैसे कमाई बढ़ती गई तो आरिफ को लगा कि थोड़ी जमीन भी ले लेनी चाहिए, तो उसने गांव के ही साइड में एक जमीन भी खरीद ली। फिर वहां पर उसने अपने लिए घर बनवाया। घर बनते बनते 1-1.5 साल लग गए, और घर बनते बनते ही उसको बेबी भी हो गया। फिर ये लोग अपनी हैप्पी फैमिली को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गए। जब घर में शिफ्ट हुए तो आरिफ के माँ बाप शिफ्ट नहीं हुए। आरिफ के माँ बाप अपने पुराने घर पर रहे। उन्होंने बोला नहीं, हमें तो गांव ही पसंद है, तू जा आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया घर बन चुका है, एक बेबी ऑलरेडी हो चुका था, एक बेबी और हो गया। आरिफ अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। शॉप भी बढ़िया चल रही है, तो एक और शॉप खोल दी है। बिजनेस बूम कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, अपने घर में खुश है। लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही उसके लिए मंजूर था। अब हुआ क्या था कि जब आरिफ तो गांव में फेमस भी हो गया था, एक गाड़ी ले ली, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, तो वो अलग ही चमकता था। गांव में सारे बच्चे बात करते थे, आरिफ भैया ने तो बहुत पैसा कमा लिया, भैया का घर देखो, भैया की गाड़ी देखो। और आरिफ को ये सब शो ऑफ करने में बहुत मजा आता था। वो बहुत ही खुश होता था कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी चीजों की तारीफ कर रहे हैं, उसकी घड़ी की तारीफ। तो ये सब चीजें आपको खुशी तो देती है, पर बहुत से लोगों के लिए जलन का कारण भी बनती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे उसकी वाइफ की तबीयत खराब रहने लगी। उसकी वाइफ जो भी खाती थी वो उल्टी कर देती थी, या फिर उसको दस्त लग जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो आरिफ को लगा कि यार शायद ये कुछ बड़ी बीमारी ना हो। तो आरिफ अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, अपने बच्चों को माँ बाप के घर छोड़ देता है। वाइफ को लेकर दिल्ली चला गया कि दिल्ली में बड़े डॉक्टर्स को दिखाएंगे। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? कंटिन्यूअस 15 दिन से वो उल्टियां कर रही है, उसको दस्त लग रहे हैं। आप सोच सकते हो कि कितनी कमजोर हो गई होगी। दिल्ली में सारे टेस्ट वगैरह कराए, पर कोई भी डायग्नोस नहीं कर पाया कि
कारण क्या है इस बीमारी का। डॉक्टर की दवाई लेकर वो कुछ देर तक ठीक रहती थी, उसके बाद फिर से उल्टियां शुरू कर देती थी। हाल ये हो गए कि वो कुछ भी खाना नहीं खा पा रही थी। थके हारे वहां से फिर वो वापस अपने गांव आ गए। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी वाइफ बहुत कमजोर हो गई। दिन भर वो बेड पर लेटी रहती थी। बच्चों से बात करनी भी कम कर दी। इनफैक्ट आरिफ से भी बातचीत करनी बहुत कम कर दी। जब वो रात को जब रूम पर आता खाना वगैरह लेकर आता था तो थोड़ा बहुत खाना खिलाने की कोशिश करता है, वो मना कर देती थी। और आरिफ खाना खाता, टीवी देखता, बच्चे भी उसी रूम में सोते थे, पर उसकी वाइफ बस उसको देखती रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, एकदम साइलेंट सी हो गई थी। खैर ये चलता रहा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आरिफ की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात आरिफ सो रहा था, उसने कुछ आवाज सुनी, जैसे कि कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। तो पहले आरिफ को लगा हो सकता है कि उसको कुछ सपने में कुछ हो रहा है, नींद में हेलुसिनेशन या कुछ। पर थोड़ी देर तक उसको आवाज आती रही। तो आरिफ ने सोचा, यार एक बार पलट कर देख तो लू हो क्या रहा है। तो जैसे ही वो पलटा तो उसने देखा कि जो उसकी वाइफ है वो लेटी नहीं थी, वो बेड पर बैठी हुई थी, आरिफ की तरफ पीठ करके, और वो कुछ पढ़ रही थी। और वो जो भाषा बोल रही थी, वो भाषा आरिफ ने कभी सुनी नहीं थी। ना वो हिंदी थी, ना वो उर्दू थी, ना वो अरबी थी, और ना ही वो इंग्लिश थी। वो कुछ अलग ही लैंग्वेज बोल रही थी, और वो आरिफ के समझ में नहीं आ रही थी। आरिफ ने उसको आवाज लगाई, सना सना। कोई जवाब नहीं। सना ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो बस नीचे देख के कुछ पढ़े जा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मंत्र या कुछ तो पढ़ रही है। अब आप सोच सकते हैं कि आरिफ को कितनी घबराहट हुई होगी। आरिफ के पसीने छूट गए, उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाई घूम के जाए और देखे कि वो पढ़ क्या रही है। ये करते करते 1 मिनट से ज्यादा हो गए। आरिफ ने हिम्मत बांधी, उसने बोला, यार क्या चल रहा है, एक बार देखूं तो सही कि ये पढ़ क्या रही है। आरिफ बेड से उतरता है और सामने से आता है, और सामने से आकर जब वो सना को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सना का मुंह नीचे, हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ है और वो पढ़ रही है, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो पता नहीं क्या चीज देख के पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी हिम्मत करके आरिफ ने सना के कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखकर उसे हिलाने की कोशिश की। और जैसे उसने हिलाया, सना सना, एकदम से सना ने उसकी तरफ देखा और 3 या 4 सेकंड तक आरिफ के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ। आरिफ को ऐसा लगा जैसे वो उसकी वाइफ ना होकर कोई और ही है। 4 से 5 सेकंड बाद उसकी वाइफ ने अपनी आंखें बंद की और बस बैठी रही। उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। हिलाने पर हल्की सी आंख खोलती, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद आरिफ ने उसे जबरदस्ती लिटाया तो वो लेटते ही सो गई। पर आरिफ बहुत घबराया हुआ था, और आरिफ को एक चीज क्लियर थी कि ये जो कुछ भी अब हो रहा है वो शायद डॉक्टर के बस में ना हो। देखो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, यहाँ पहाड़ों पर टोना टोटका, जिन, मौलाना, पंडित, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। तो आरिफ रात भर नहीं सोया और वो सुबह होने का वेट करता रहा। सुबह जब सना उठी तो आरिफ ने पूछा, सना कल क्या कर रही थी तुम क्या पढ़ रही थी? तो सना को कुछ भी याद नहीं था, बस रात को सोई, सुबह उठ गई। सना को रात को क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। वो तो हैरान थी कि आरिफ इतना घबराया हुआ क्यों है, ऐसा उसने क्या कर दिया। फिर आरिफ को भी लगा कि यार मैं नहीं बताता हूं इसको, कहीं ये और ज्यादा परेशान ना हो जाए। तो पास की एक जगह पर एक हकीम है, तो आरिफ वहां चला गया और हकीम को ये पूरी कहानी सुनाई। तो हकीम ने उसको बताया कि देखो ये चीज चेक करने के लिए मेरे को तुम्हारे घर पे आना पड़ेगा, और घर पे आके ही मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आरिफ हकीम को अपने घर नहीं लाना चाहता था, तो वो वापस आ गया। अब जो आरिफ है ना, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो उसने बोला, यार हो सकता है ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो,
तो वो ने एक डॉक्टर के पास जोया को लेकर गया और फिर से दवाई ले ली। तो 2-4 दिन सही रहा। उसके 2-4 दिन बाद ये फिर से रात वाला एपिसोड हुआ। और इस बार जब वो एपिसोड हुआ तो उसकी वाइफ सेम सिचुएशन में थी। पर इस बार आरिफ ने जब उसको हाथ लगाया, हिलाया, डुलाया, सना सना, उसने पढ़ना बंद नहीं किया। वो पढ़े जा रही थी। पता नहीं कौन सी भाषाएं बोल रही थी। आरिफ को ऐसा लगा कि शायद वो किसी से बात भी कर रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। अगले दिन फिर से आरिफ हकीम के पास गया। बोला, आप आ जाओ हमारे घर पे और हमारी मदद करो। खैर, हकीम उनके घर पे आया और उसकी वाइफ से मिला। तो उसकी वाइफ ने बिल्कुल नॉर्मली उससे बात किया, जैसे कुछ पता ही ना हो। हकीम ने अकेले में आरिफ बुलाया और बताया कि देख, ये जो तेरी वाइफ पे जो भी हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रांग काला जादू है। इससे तेरी वाइफ की जान भी जा सकती है। ये जिस लेवल का काला जादू किया गया है, हो सकता है कि मैं इसको ठीक कर भी ना पाऊं, पर हाँ, मैं ट्राई जरूर करना चाहूंगा। फिलहाल आप मेरे पास आना, मैं कुछ चीजें दूंगा। अपनी वाइफ को वो चीज पिला देना और हो सकता है कि इससे आपकी वाइफ सही हो जाए। तो शाम को आरिफ उनके घर गया। उन्होंने कुछ पानी वगैरह दिया, एक ताबीज दिया और वो दोनों चीजें लेकर आरिफ आ गया। और रात को सोने से पहले अपनी वाइफ को उसने वो पिला दिया और उसको एक ताबीज बांध दिया। उसके बाद लगभग 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। अब साथ में दवाई भी चल रही थी। ये दूसरा वाला इलाज भी चल रहा था। आरिफ ने सोचा कि चलो जिससे भी हो, जो भी हो, मेरी बीवी ठीक होनी जरूरी है। जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा तो आरिफ भी खुश था। आरिफ भी अपने काम धंधे पर फोकस करने लगा। एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे पर भी ध्यान देने लगा। वाइफ की भी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बेटर होने लगी। अब 2-3 महीने सब कुछ सही चलने के बाद एकदम से वो जो पुराना उल्टी वाला काम दोबारा से स्टार्ट हो गया। फिर से वही बीमारी, वही सिलसिला चालू हो गया। अब धीरे धीरे वो फिर से वीक हो गई और 1 हफ्ते में ही इतनी कमजोर हो गई कि वो दिन भर बिस्तर पर लेटी रहने लगी। उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। उसकी वाइफ भी घबरा चुकी थी। उसकी वाइफ को भी समझ में आ गया था कि कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है। आरिफ को भी पता था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब जो सना है वो काफी घबराई बराए रहने लगी। तो उसने आरिफ से कहा, देखो, हमारा घर बहुत बड़ा है और इस बड़े घर में मुझे घबराहट होती है, मुझे डर लगता है। गांव में क्या होता है ना, 7-8 बजे एकदम सन्नाटा हो जाता है, अलग ही खामोशी हो जाती है। एक कुत्ता भी भौंकेगा तो आपको 1 किलोमीटर तक सुनाई देगा। अब गांव में आरिफ लगभग 8 से 9 बजे तक घर आता था। अपना दुकान बंद करके अपनी वाइफ और बच्चों के लिए खाना लाता था। वाइफ तो ज्यादा कुछ खाती नहीं थी। बच्चे को खाना खिलाकर 10-11 बजे तक वो लोग सोने चले जाते थे। अब टाइम था दिसंबर का और सर्दियां काफी थी। यहां पर धूप भी नहीं निकलती थी, तो दिन में भी ठंड होती है और रात में तो कुछ ज्यादा ही ठंड होती है। ये ऐसी ठंड होती है जो कि आपको महसूस होगा कि आपकी हड्डियों तक चुभ रही है। तो आरिफ ने रूम में हीटर लगा दिया था और उस रूम में जो डबल बेड था, अभी जो रात थी, ये बड़ी खौफनाक रात होने वाली थी। ये लोग गांव में ही रहते थे। तो लगभग 11 बजे के आसपास आरिफ सो गया और 2:30 से 3 बजे के बीच में उसकी आंख खुली। जब उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि घर में कटर पटर सी आवाज आ रही है। तो उसको लगा शायद उसकी जो वाइफ है वॉशरूम वगैरह गई होगी। बस कान से सुन रहा है कि यार वो एक बार आ जाए तो ये चैन से सो जाए। तो 2-3 मिनट हो गए, वाइफ आई नहीं। फिर उसने मुंडी घुमाई और उसने देखा वॉशरूम की लाइट जल रही है कि नहीं जल रही। देखा तो वॉशरूम की लाइट भी बंद है। तो ये समझ में आ गया कि वॉशरूम में तो नहीं है। फिर उसने और ध्यान से सुना तो इसको फील हुआ कि घर के बाहर लिविंग रूम से आवाज आ रही है, किचन के पास से। तो इसको लगा शायद उसको भूख लग गई होगी, तो अपने लिए शायद कुछ खाने पीने के लिए बनाने गई होगी। तो फिर से 4-5 मिनट बस आंखें बंद करके लेटा रहा और बस आवाजें सुन रहा है कि कुछ कट्टर पटर पटर हो रही है और बस वो वेट करता रहा कि उसकी वाइफ आए।
तो फिर ये सो जाए। जब 10 मिनट हो गए तो आरिफ को लगने लगा, यार कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है और घबराहट तो हो ही रही है। तो आरिफ दबे पांव बेड से उठा और बाहर को गया। तो उसने देखा किचन के बगल में एक स्टोर है जहां पे ये लोग राशन रखते थे, क्योंकि उसमें कोई रहता नहीं था। तो वहां पे ये लोग अपना सारा जो भी सामान होता था स्टोर कर देते थे। तो इसने देखा उस रूम से आवाज आ रही है। हल्के से इसने दरवाजा खोला। उस कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर पहला कदम रखता है तो ये देखता है सामने इसकी वाइफ बैठी हुई है। इसकी वाइफ ने पीठ इसकी तरफ की हुई है और आधा शरीर एक बहुत बड़े कंटेनर से ढका हुआ है और वो कुछ ना कुछ बोले जा रही है। ये वही मंत्र जैसा बोल रही थी जो पहले बोलती थी। अजीब सी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, पर इस बार जो वो बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था वो किसी से बात कर रही है। इसने बड़ी हिम्मत करके 2 कदम आगे लिए तो उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ है जिसे वो खा रही है। आरिफ बहुत घबराया हुआ था। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, पर उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की। जैसे ही उसने लाइट ऑन किया तो उसने देखा कि उसके वाइफ के हाथ में एक मुर्गी है। आरिफ ने जो घर बनाया था वो एक फार्म हाउस टाइप का था, तो वहां पे इसने कुछ जानवर भी पाले हुए थे। इसने एक बकरी पाली हुई थी और कुछ मुर्गियां पाली हुई थी। इसकी वाइफ के हाथ में मुर्गी की डेड बॉडी थी जिसको वो खा रही थी। वो कच्चा ही मांस खा रही थी और पढ़े जा रही थी और बोले जा रही थी। आरिफ ने जब ये नजारा देखा तो उसका दिल दहल गया। उसकी बीवी के मुंह पे खून लगा हुआ है। उसके हाथ में मुर्गी है जिसको वो कच्चा खा रही है। वो पता नहीं जमीन में देख के क्या पढ़े जा रही है, क्या बोले जा रही है। इससे खौफनाक नजारा क्या हो सकता है। वो इतना डर गया कि वो जोर जोर से अल्लाह को याद करने लगा। उसके चेहरे की तरफ देखने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई, पर वो जोर जोर से कुरान के आयत वगैरह पढ़ने लगा और लगभग 1 घंटे बाद उसकी वाइफ के हाथ से मुर्गी छूट गई। तब तक वो आधी मुर्गी खा चुकी थी और उसके बाद वो वहीं पे बैठे बैठे सो गई। जब वो सो गई तो बड़ी हिम्मत करके ये उसको रूम तक ले गया और उसको लिटाया। बहुत रोया, बहुत रोया। इसने अपनी वाइफ की जब हालत देखी कि इतनी खूबसूरत सी महिला, उसके मुंह में ब्लड लगा हुआ है, कच्चा मांस लगा हुआ है। आरिफ ने उसका मुंह साफ किया, उसके कपड़े चेंज किए और इस दौरान वो उठी नहीं। वो जैसे बेहोश हो गई हो। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस पूरे टाइम में बच्चे नहीं जगे, क्योंकि बच्चों ने ये सब देखा होता तो वो जिंदगी भर कभी ऐसे मंजर को भुला ही नहीं पाते। पर खैर, आरिफ बहुत घबराया हुआ था और वो सुबह का वेट करने लगा। अगले दिन सुबह सुबह ही सना की हालत बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि जो कच्चा मांस था वो उसको पचा नहीं तो वो उल्टी पे उल्टी करे जा रही थी। वो बात तक नहीं कर पा रही थी। वो रोए जा रही थी। उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है कल रात। आरिफ ने उससे पूछने की कोशिश भी की, पर उसको कुछ भी याद नहीं था। उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, कल रात को मैंने कुछ किया था क्या? तो आरिफ ने बहुत प्यार से उसे बता दिया, नहीं, कुछ नहीं किया तुमने, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर से आरिफ घबराया हुआ था। अब आरिफ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ समझ नहीं आया तो आरिफ ने उसके बगल में कुरान, ताबीज वगैरह रख दिए, यही सोच के कि क्या पता इससे कुछ बेहतर हो जाए। डॉक्टर्स वाला इलाज वो भी चल रहा था। तो अब इस घटना के बाद आरिफ काफी घबराया हुआ तो था ही। वो रात में बार बार उठता, बार बार उठ के देखता कि उसकी बीवी सो रही है कि नहीं। उसने दरवाजे पे लॉक लगाना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह से करते करते वो 6 या 7 दिन से सोया नहीं था। 7वें दिन आरिफ बहुत थका हुआ था। उसने देखा यार 6-7 दिन से जो है सना ठीक चल रही है। तो वो बेड पे लेटा और उसकी आंख लग गई और बहुत ही गहरी नींद में वो सो गया। आरिफ की नींद उसके बच्चे के रोने के कारण खुली। उसने एक आंख खोली और देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। आरिफ बेड से उठा और फटाफट से किचन की तरफ गया। उसको लगा शायद उसकी वाइफ किचन में बैठी होगी
या किचन के बगल में जो स्टोर है वहां बैठी होगी। उसने दरवाजा खोला, वहां पर कोई नहीं था। आरिफ ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। लगभग वही 3 बजे के आसपास का टाइम था। उसने देखा बाहर का मेन डोर खुला हुआ है। उसकी रूह कांप गई। सर्दियों का टाइम था। ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही थी। कोहरा लगा हुआ था। आरिफ फटाफट बाहर गया और उसने देखा कि उसके घर के आगे जो लॉन है उसके दूसरे कोने पर उसकी वाइफ बैठी हुई है और जमीन में कुछ खोद रही है। जैसे आरिफ वहां पर पहुंचा तो उसकी वाइफ फिर से उसी लैंग्वेज में कुछ फुसफुसा रही थी और खोदे जा रही है। आरिफ ने जैसे ही उसका हाथ रोका तो उसने हाथ तो रोक लिया, पर वो मंत्र पढ़ना उसने बंद नहीं किया। अब आप सोचो, जिस समय ये चल रहा था उस समय पर दिसंबर का टाइम था। भयंकर ठंड पड़ रही थी। हाथ जम जा रहे थे। आरिफ जब उसको पकड़ रहा था तो उसके हाथ इतने ठंडे थे कि वो ढंग से पकड़ ही नहीं पा रहा था। ऐसे में भी उसकी जो वाइफ थी वो नंगे पैर थी। उसने स्वेटर तक नहीं पहनी हुई थी। वो बस एक गर्म सूट पहन के वो सोती थी और उसी सूट में वो और पता नहीं कितनी देर से खोद रही थी। उसके मुंह में मिट्टी लगी हुई थी। पता नहीं उसने मुंह से भी खोदने की कोशिश की होगी। उसके बच्चे बेचारे सीढ़ी पर बैठ के देख रहे थे कि उसकी माँ क्या कर रही है और क्यों रोए जा रही है। आरिफ भाग के गया, बच्चों से बोला, बेटा अंदर ही रहना। जो उसका बेटा था थोड़ा बड़ा था, 5 साल का, और बच्ची तो और भी छोटी थी। तो बेटे को उसने बोला कि बेटा इसको लेके तू यहीं पर बैठ, मैं मम्मी को लेके आ रहा हूं। जब तक वो बाहर गया तो उसकी वाइफ शांत हो चुकी थी। उसके हाथों में पूरे घाव बन चुके थे। खून निकल रहा था क्योंकि उसने उंगलियों से मिट्टी को खोद दिया था। आरिफ ने उसको पकड़ लिया और करीबन 2-3 मिनट बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। उसके बाद आरिफ उसको उठा के अंदर लाया। आरिफ ये समझ चुका था कि अब अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि वो सना को हमेशा के लिए खो देगा। सुबह होते ही उसने अपने ससुराल में कॉल किया और पूरी बात बताई। सना के माँ बाप ने जब ये घटना सुनी तो बेचारे बहुत घबरा गए। फटाफट से वो लोग घर पे आए। सना का भाई भी घर पे आया। सना की बीमारी का तो उनको पता था, लेकिन जो आरिफ ने बताया उस बात से वो लोग अनजान थे। जब ये चीज उनको पता लगी तो उन्होंने एक बहुत बड़े मौलवी से बात की और लगभग 2 दिन बाद मौलवी जी उस घर में आए। जैसे ही मौलवी उस घर के अंदर आए, उन्होंने पैर रखा तो पैर रखते ही उन्होंने आरिफ को बोल दिया था कि बेटा जो भी इस घर में हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक चीज की गई है। तू बस हिम्मत रखना, मैं तेरे साथ हूं और जैसा मैं तेरे को बोलूं तू बस वो करते रहना। मौलवी जी ने पहले सना को देखा, उससे बात की। सना ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद सना के अंदर जो भी आत्मा थी, जो भी काला जादू था, उसने शायद उसको मौलवी के जवाब देने से रोक दिया था। वो बस बेड पर लेटी रही और देखती रही। मौलवी जी किचन में गए, उस रूम में भी गए जहां पे वो सामान रखा था। उसके बाद वो घर से बाहर गए और जैसे ही वो लॉन में गए तो लॉन पे जाते ही उन्होंने आरिफ को बुलाया। उन्होंने बोला, बेटा इस जगह खोदो। अब इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहां पे सना भी खुदाई कर रही थी। तो आरिफ ने 2 लोग बुलाए और फटाफट से फावड़ा से खोदना शुरू किया। जब खोदना शुरू किया, मिट्टी फेंक ही रहे थे तो उन्होंने देखा मिट्टी के साथ कोई चीज गिरी है। आरिफ उसको उठाने ही वाला था तो मौलवी जी ने दूर से बोल दिया, इसको हाथ नहीं लगाना। फिर उन्होंने आरिफ को पीछे किया और उनके पास एक कपड़ा था। वो कपड़ा उन्होंने नीचे बिछाया। उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी से उसको उठाया और उस कपड़े पे रख दिया। जब ध्यान से देखा तो वो एक गुड्डा टाइप का था और उस गुड्डे पे कुछ अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। उस पे खूब सारी कील भी चुभाई हुई थी। तो ये समझ में आ रहा था कि ये जो है किसी प्रकार से काला जादू किया गया है। मौलाना जी ने उस गुड्डे को एक बोतल में डाला और उसका ढक्कन बंद कर दिया और उसको कपड़े से लपेट दिया। मौलवी जी ने बताया
कि ये सबसे खतरनाक काले जादू में से एक काला जादू इस पे किया गया है। जिसने भी किया है वो कहीं ना कहीं इनके घर के अंदर का ही आदमी है, क्योंकि इनके घर के लॉन के अंदर वो कैसे मिट्टी खोद कर रख सकता है। जिसने भी ये किया है वो आरिफ को और इसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो सब होने के बाद मौलवी जी ने बोला कि देख, अब हमने ये जड़ निकाल दी है, तो अब तू बेफिक्र रह, अब तेरी वाइफ भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इसको तू ऐसी जगह पे जाके दफन करके आ जहां पे कोई आता जाता ना हो। तो ये और इसका साला दोनों बाइक पे बोतल को लेकर दूर कहीं गए और बिल्कुल एकदम वीराने में जाकर इन्होंने उस बोतल को गड्ढा करके उस बोतल को उस गुड्डे को अंदर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। मौलवी जी ने इनको ये बात बोली थी कि जब तू आएगा ये सब करके तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे तेरे को कोई भी बुलाए, कोई चिल्लाए, कोई रोए, तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब वो उसको गाड़ के वापस आ रहे थे तो 3 या 4 बार आरिफ को ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम बुलाया है या कोई उसे पुकार रहा है, पर क्योंकि वो इतना फोकस था, उसका दिमाग एक ही चीज पर लगा हुआ था कि भाई किसी तरह से इस समस्या को अपने से दूर करो। आरिफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो लोग घर पहुंचे तो घर पहुंचकर मौलवी जी ने बोल दिया, देखो तुम्हारा काम हो गया है, मुझे पता लग गया है, सब कुछ सही से हो चुका है, अब तुम बेफिक्र रहो, अपनी जिंदगी जियो, अब सब कुछ ठीक होगा। पर हाँ, थोड़ा सावधान जरूर रहना, जिसने भी तुम पर काला जादू किया था हो सकता है वो दोबारा तुम पर वार करे। मौलवी जी ने एक ताबीज भी दिया। ताबीज उसकी वाइफ के गले में पहना दिया गया था और उसके बाद यहां से उसकी वाइफ की रिकवरी शुरू हो गई। उसकी वाइफ को खाना भी पचने लगा, उसकी एनर्जी वापस आने लगी और फिर से उसकी जो लाइफ थी वो पटरी पर आने लगी। आरिफ को बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका था। उसने जो 2 बड़े हार्डवेयर स्टोर खोले थे, एक बंद हो चुका था, तो फिर से उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। बच्चों की पढ़ाई पर उसकी वाइफ ने ध्यान देना शुरू किया और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। अच्छा, मौलवी जी ने एक बात आरिफ को बोली थी कि ये जिसने भी किया है ये आपका कोई अंदर का ही आदमी हो सकता है, जिसका घर में आना जाना आसान होगा, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है। तो आरिफ ने इस बात को समझ लिया था कि यार ये जो भी व्यक्ति है दोबारा से ये ना करे। तो आरिफ को थोड़ा दिखावा करने की आदत थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना है, जैसे शादियों वादियों में बहुत ज्यादा पैसे देना, या जो लिफाफा वगैरह बनता है उसमें बहुत पैसे दे देना कि सब उसकी वाहवाही करे। ये तो बड़ा अमीर है। सबसे पहले तो आरिफ ने अपने इस नेचर को बदला। उसको लगा अगर मैं ये सब करूंगा तो हो सकता है जिस भी व्यक्ति ने मेरे पे जादू टोना किया था वो और चिढ़ जाए और फिर से ना कर दे, तो उसने ये सब बंद किया। दूसरा, वो अपने सारे रिश्तेदारों की ज्यादा मदद करने लगा। वो ये सोच के सबकी मदद करने लगा कि अगर इन्हीं में से किसी ने मेरे साथ ये सब किया है तो हो सकता है कि मेरी हेल्पफुल नेचर देख के इनका जो सख्त दिल है वो पिघल जाए और वो दोबारा से जादू टोना ना करे। करीबन 2 साल बाद फारूक की नींद खुली बच्चों के रोने की आवाज से। आरिफ तो भूल भी चुका था कि इस तरह की कोई चीज इनके साथ पहले हुई थी। आरिफ ने देखा कि उसकी जो बेटी है वो बेड के बगल में खड़ी है और रो रही है। आरिफ का जो बेटा है वो अलग कमरे में सोने लगा था। वो थोड़ा बड़ा हो गया था तो वो अपने अलग रूम में सो रहा था। आरिफ ने अपनी बेटी को देखा और फिर उसकी बेटी जहां देखकर रो रही थी उसने उस तरफ अपना मुंह घुमाया। उसने देखा कि उसकी वाइफ बेड पर लेटी हुई है, बिल्कुल सीधी लेटी हुई है और उसका पूरा शरीर हिल रहा है जैसे कोई ठंड से कांपता है। आरिफ फटाफट उसके पास गया। उसे लगा कि शायद उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें खुली थी और वो हिले जा रही थी। उसने अपनी वाइफ के हाथ पैर पकड़ने की कोशिश की, पर वो जिस ताकत से हिल रही थी आरिफ कंट्रोल ही नहीं कर पाया। आरिफ भाग के गया। जो पानी मौलवी जी ने दिया था
वो पानी उसने उसके मुंह में डाला, पर सना ने पूरा पानी थूक दिया। वो बस दांत पीसे जा रही थी, हुंकार भर रही थी, और जिस तरह से वो हिल रही थी, ये देख के पता लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। 2 घंटे तक ये चलता रहा। आरिफ ने अपने ससुराल में सना के भाई को कॉल कर दिया और उसके भाई ने मौलवी जी को कॉल कर दिया। जब तक ये सब चीजें हो रही थी, सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ ये सब चीज शांत हो गई और वो फिर से बेहोश हो गई। इस टाइम तक सब लोग घर भी पहुंच चुके थे। सना के माँ बाप भी आ चुके थे और मौलवी जी भी आ चुके थे और उनका भाई आ चुका था। मौलवी जी इस बार जब आए तो बोले, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे बस के बाहर है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ सकता, क्योंकि इस बार जिस तरह का काला जादू किया गया है ये पिछले बार से भी ज्यादा खतरनाक है, और जिस भी व्यक्ति ने किया है इसीलिए किया है कि ये जो सना है ये खत्म हो जाए। तो ये सुन के आरिफ मौलवी जी के पैरों में गिर गया। मौलवी जी, अब आप ही कोई रास्ता बताओगे? तो मौलवी जी ने उसे बोला, देख मेरे गुरु जी हैं और जहां से मैंने ये सब चीजें सीखा है तो मैं उनसे बात करता हूं, और अगर वो आए ना तो वही तेरी मदद कर सकते हैं। बाकी मेरे को लगता नहीं कि कोई और तेरी मदद कर सकता है। अब जो मौलवी जी ने बड़े मौलवी साहब को फोन किया तो पता लगा कि बड़े मौलवी साहब उम्राह करने गए हुए हैं और वो लगभग 2 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था 2 महीने इंतजार करने के अलावा। जो रात को हुआ था ये कई बार हुआ। सना कमरे से बाहर चली जाती, कभी वो खेत खोदती थी, कभी वो मुर्गे मारने लग जाती थी, कभी कहीं आरिफ की रात की नींद उड़ चुकी थी। आरिफ का जो दिमागी सतनतुलन वो खत्म होने लगा था। अब जो दिन आया है ये दिन आरिफ की लाइफ का सबसे बुरे दिनों में से एक था। वो दुकान गया शाम को बस हिसाब वगैरह लेने के लिए, पैसे वगैरह वो हिसाब लेकर घर वापस आया। जब वापस आया तो रास्ते से उसने कुछ खाना वगैरह ले लिया, और खाना लेकर जब आया तो उसकी वाइफ जो है बेड पर लेटी हुई थी, बगल में बच्चे भी लेटे हुए थे। वो आकर अपनी वाइफ के बगल में बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेर कर बोलने लगा कि कुछ दिन की बात है, फिर तू ठीक हो जाएगी, तू घबरा मत, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट खाना लाया हूं। सना बोलती है कि सुनो आरिफ, अगर मेरे को कुछ हो गया तो पीछे से मेरे बच्चों का ख्याल जरूर रखना। और ये सुन के आरिफ बोलता है कि तू पागल है क्या, तू ऐसी बातें कर रही है, तेरे पीछे से क्यों, तू ही ख्याल रखेगी। बस अभी देखो कुछ टाइम बाद मौलवी साहब आ जाएंगे, फिर तेरे को ठीक कर देंगे, तू टेंशन मत ले। कई दिनों से थका हुआ था, नींद पूरी नहीं हुई थी आरिफ की, तो बात करते करते उसकी आंख लग गई। और इस बार जब उसकी आंख खुली 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, तो उसने देखा उसकी वाइफ बेड पर नहीं है, और बाहर जाकर वो देखता है कि किचन के बगल में जो रूम है जहां पर उन्होंने अनाज स्टोर किया हुआ है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। आरिफ उस दरवाजे को हल्का सा पुश करता है, देखता है कि उसकी वाइफ जमीन पर लेटी हुई है। उसकी वाइफ के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। उसकी वाइफ की जो बॉडी है बिल्कुल ठंडी पड़ी है। वो कोशिश करता है पल्स देखने की, पल्स नहीं थी। हार्टबीट चेक करता, हार्टबीट नहीं थी। सना जा चुकी थी। आरिफ की आंखों से आंसू निकल गए, वो रोने लगा, बहुत रोता है। कुछ देर के बाद वो फटाफट जाता है रूम में और कपड़े उठाता है और उसको ढकता है, और फिर उसको गोदी में लेकर रोता है, और रोते रोते सुबह हो जाती है। सुबह वह अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनी माँ बाप को, अपने सास ससुर को बताता है। सभी रिश्तेदारों के आने के बाद सना का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जमीन के अंदर दबा देते हैं। आरिफ घर आता है, टूट चुका है और वह रो रहा है, परेशान है, बोल रहा है मेरी तो जिंदगी उजड़ गई, मतलब जिसको भी मेरे से चिंता थी, ये सब करके उसे क्या मिला? मेरा घर उजाड़ कर, मेरे बच्चों को अनाथ करके उसको क्या मिला होगा? सना की डेथ के बाद आरिफ टूट गया था, पर सना की आखिरी ख्वाहिश थी, तो आरिफ ने उस ख्वाहिश का पूरा पालन किया था, बच्चों का ख्याल रखता था। भले ही उसकी वजह से उसका बिजनेस और ज्यादा बर्बाद होने लगा,
पर उसने कहा नहीं, सना ने मुझे कहा था बच्चों का ख्याल रखने के लिए, तो मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। अब सना की डेथ के बाद ये जो पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी, वो सारी पैरानॉर्मल चीजें भी चली गई सना के साथ, और घर एक सामान्य घर की तरह लगने लगा था। अब सना की डेथ को 1 महीना हो चुका था, और अब एक अजीब सी बात हुई। आरिफ जब सोता है तो रात को आरिफ के सपने में सना आती है। वो देखता है कि जिस कब्रिस्तान में उसने सना को दफनाया था, सना उसके ऊपर बैठी हुई है और वहां पर बैठकर आरिफ की तरफ देख रही है। आरिफ सना के पास जाता है। जैसे ही पास जाता है और फिर नींद खुल जाती है जब ख्वाब देखा तो, क्योंकि आरिफ अपनी वाइफ को खोने के गम में था। हो सकता है आप और हम अगर इस तरह का सपना देखते तो दोबारा सो जाते, पर आरिफ ने उस सपने पर बिलीव किया और वो नाइट सूट में ही सीधे गाड़ी उठाई और कब्रिस्तान पहुंच गया। और जब वो वहां पर पहुंचा तो वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि जो सना की कब्र है, कब्र के चारों तरफ कुछ कोयला जैसा पड़ा हुआ है, जैसे कुछ जलाया गया है वहां पर। और ये देखकर तो आरिफ के रोटे खड़े हो गए। उसे ये चीज समझ में आ गई कि जिस भी व्यक्ति ने काला जादू किया था वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो वहां से घर पहुंचता है और घर पहुंचकर उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। किसी को कुछ नहीं बताता और अपना रोजमर्रा के काम में लगा रहता है। बच्चों का ख्याल रखता है, दुकान जाता है, दुकान से आता है, सेम रूटीन चालू कर देता है। अब ये जो कब्र वाले ख्वाब है ये और भी ज्यादा आने लगा। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन सपने में उसको कभी वो कब्र दिख जा रही थी, कभी सना दिखती तो कभी कब्र के चारों तरफ जानवर बैठे हुए दिखते। इस तरह के सपने उसे आने लगे। अब हुआ क्या कि जो उसकी बेटी थी, उसकी बेटी को वो सेम सिम्टम्स होने लगे जो सना को हुए थे। जैसे ही वो कुछ खाती, उल्टी करने लगती, और अगर वो जबरदस्ती कुछ खा भी लेती तो उसको दस्त हो जाती। ये जब होने लगा तो आरिफ को समझ में आ गया था कि जो भी सपने आ रहे हैं, वो जो उसने कब्र के चारों तरफ कोयले देखे, इसकी बेटी जो बीमार हो रही है, ये सब चीजें रिलेटेड है। मतलब ये कम होने का, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये सब चल रहा है उसके जिंदगी में। बेटी बीमार हो गई है, वो बहुत परेशान है। फिर से एक रात को उसके सपने में सना आती है। वो बिल्कुल सेम सपना है। उसी कब्रिस्तान में सना बैठी हुई है और आरिफ उससे थोड़ा दूर खड़ा है। तो आरिफ कुछ कदम सना की तरफ बढ़ाता है तो सना आरिफ की तरफ देखती है और एक लाइन बोलती है, आरिफ बेटी को बचा लो। और ये बोलते ही सपना खुल जाता है। आरिफ को समझ में आ जाता है कि ये लाइन जो सना ने उसको बोली है, ये हकीकत में बोली गई है, ये कोई ख्वाब नहीं है। और आरिफ समझ गया था कि सना उसको क्या बताने की कोशिश कर रही है। आरिफ रात को ही मौलवी जी के पास जाता है और मौलवी जी से बोलता है, मुझे और मेरे बच्चों को बचा लो। मैं अपनी बीवी को खो चुका हूं, मैं अब अपनी बेटी को नहीं खो सकता हूं। मौलवी जी ने उसी वक्त बड़े मौलवी जी को फोन किया। उस टाइम तक बड़े मौलवी जी अपनी यात्रा से वापस आ चुके थे। बड़े मौलवी जी कल का टाइम देते हैं, बेटा मैं कल आ जाऊंगा, तू घबरा मत, तेरे को जो परेशानी है इससे तेरे को छुटकारा दिलाएंगे। सुबह बड़े मौलवी जी उसके घर आते हैं तो घर में उनको काला जादू का कोई भी सिम्टम वगैरह नहीं मिलता है। उनको ये जरूर समझ में आ जाता है बच्ची को देखकर कि कुछ ना कुछ इसके साथ गलत हो रहा है। तो बड़े मौलवी जी बोलते हैं कि मुझे पूरा डिटेल में बता, क्या होता है, तूने क्या क्या चीजें देखी है। तो आरिफ उनको पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी वाइफ की डेथ हुई और फिर कैसे अब वो सपने में आती है। उसकी कब्र के पास कुछ जले हुए कोयले मिले और अब वो लगातार सपने में कब्र के पास ही बैठी मिलती है और उस कब्रिस्तान में आकर उसका सपना टूट जाता है। तो ये सुनते ही बड़े मौलवी जी उसे बोलते हैं कि बेटा चल कब्रिस्तान चल। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो बड़े मौलवी जी उसको कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ बहुत ही खतरनाक चीज की गई है और यहाँ पर जो भी होगा अब रात को ही होगा, दिन दहाड़े हम नहीं कर सकते। कब्रिस्तान में क्या होता है कि कब्र को पानी देना कहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने कब्र खोदी थी तो उसी को ठेका दिया था कि महीने के इतने रुपए ले लेना, कब्र में पानी देते रहना। तो वो उस लड़के को बुलाता है और कहता है कि मुझे रात को मिलना एक काम है
और सभी वापस चले जाते हैं। रात को फिर से सभी वापस कब्रिस्तान में आते हैं। बड़े मौलवी जी को शक था। वो यकीन में बदल गया कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी काला जादू वगैरह है, ये जो भी चीज है, उसकी जड़ इस कब्र के अंदर ही है। अब रात को उस लड़के को बुलाया जाता है और उस कब्र को दोबारा खोदा जाता है। गेट वगैरह को ताला लगा देते हैं। कब्र में खोदने के बाद बड़े मौलवी जी उस कब्र का जो गड्ढा होता है, उसके चारों तरफ मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं। जो थोड़ा सा गोश्त लाए थे, मीट और मूंग की दाल और इस तरह के कुछ नमक, वो चीजों को डाल के कुछ पैटर्न वगैरह बनाते हैं। जगह जगह पे चीजों को रखते हैं, कपड़ा बिछाते हैं। कपड़े के ऊपर एक टुकड़ा गोश्त का रख दिया, एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर एक दाल रख दी। ऐसे करके पूरा वो एक पैटर्न सा बनाते हैं और फिर वहां पे वो अपने मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते 1 घंटा बीत चुका होता है तो वो आरिफ को बोलते हैं कि तुम नीचे कब्र में जाओ और बॉडी जिस भी फॉर्म में है उसकी अच्छे से तलाशी लो, क्योंकि जिस भी चीज की वजह से काला जादू हो रहा है, हो सकता है वो गुड़िया हो सकता है ताबीज हो सकता है कुछ और हो, वो उस बॉडी में ही है और उसको निकालना है। तो आरिफ नीचे जाता है, वो कॉफिन खोलता है और जब वो कॉफिन खोलता है तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। अब 3 महीने हो चुके हैं तो बहुत ही मुश्किल था उसके लिए वो देखना। उसकी बीबी जमीन के अंदर सड़ रही है, तो आप सोच सकते हो क्या बीती होगी उस पे। उसके बाद वो अच्छे से उसको टटोलने लगता है, उसके हाथ पैर टटोलता लगता है, बॉडी को पूरा अच्छे से देखता है और कहीं पे भी उसको कोई भी चीज नहीं मिलती। तो निराश होकर बड़े मौलवी जी की तरफ देखता है और बोलता है, बड़े मौलवी साहब मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। बड़े मौलवी साहब बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जो भी चीज है इसकी शरीर से टच है तभी वो असर कर रही है, नहीं तो वो असर नहीं करती। अब आरिफ भी घबराया हुआ है और परेशान है, तो थोड़ा चिढ़ के बोलता है, देख तो लिया है पूरा, अब क्या देखूं, और सब कुछ देख चुका हूं। तो मौलवी साहब ऊपर से बोलते हैं, मुंह के अंदर देख। मुंह के अंदर जैसे ही मौलवी साहब बोलते हैं तो आरिफ बिल्कुल आओ देखता ना था, एकदम से वो जो बॉडी होती है उसका मुंह खोलता है और देखता है मुंह के अंदर 2 ताबीज पड़े हुए हैं। ये देख के तो आरिफ का दिल दहल जाता है। आरिफ चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और जैसे ही ताबीज दिखता है तो मौलवी साहब आरिफ को बोलते हैं, रुक, तू इसे नहीं छुएगा। उसके बाद वो खुद कब्र के अंदर उतरते हैं और वहां पे फिर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो इस तरह के मंत्र पढ़ने लगते हैं जैसे कि वो किसी से लड़ाई कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हो। और ये करीबन 1 घंटे चलता है और उसके बाद मौलवी साहब उन ताबीजों को उठाते हैं और एक डब्बे के अंदर रख देते हैं और उसको कपड़े से रैप कर देते हैं और बोलते हैं कि ये जो ताबीज है यही था वो सारे काले जादू की जड़। और फिर उन्होंने ताबीज को न्यूट्रलाइज करके डब्बे में डाल दिया और अपने साथ ले गए। जाते जाते बड़े मौलवी साहब ये जरूर बोल के गए कि देख आरिफ, एक चीज का ध्यान रखना, जिसने भी ये किया है वो इंसान चुप नहीं बैठेगा, वो तेरे को फिर नुकसान करेगा, तो तेरे को पता लगाना पड़ेगा ये कौन है। ये बोल के वो चले गए और आरिफ के दिमाग में ये बात घर कर गई। आरिफ इस बात से हैरान था कि उसकी वाइफ सना की बॉडी के मुंह के अंदर ताबीज अगर किसी ने डाले हैं तो कोई घर का बहुत ही बंदा होगा, कोई घर के अंदर का ही आदमी हो सकता है। अब ये बात आरिफ हर किसी को तो बोल भी नहीं सकता था, तो आरिफ ने अपने माँ बाप से ये बात शेयर करी। आरिफ ने ये बात अपने सास ससुर से भी शेयर की और आरिफ ने जब इन सारे लोगों को ये बात बताई तो ये आपस में सब बैठ के बोलने लगे। उसको दफनाने से पहले सना की बॉडी को तैयार किया था तो घर के खास लोग ही वहां पे थे, और जब बॉडी को तैयार कर दिया था तो उसके बाद तो काफी सारे लोग एक साथ थे, लेकिन ज्यादातर टाइम आरिफ की बेटी ही सना के पास थी। तो ये तो हो नहीं सकता कि 4 साल की बच्ची अपने माँ के मुंह के अंदर ताबीज डाल दे, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो खुद से डालेगी, यानी किसी ना किसी ने उसे मैनिपुलेट किया। और अगर आप जानेंगे कि किसने उसे मैनिपुलेट किया तो आप हैरान हो जाएंगे। उसको मैनिपुलेट किया था आरिफ की सगी बहन ने। आरिफ की जो बहन है
उसकी यंग एज में शादी हो गई थी और वो जिस घर में शादी हुई थी उसका जो हस्बैंड था वो गरीब था, वो शराबी भी था, लड़ाई भी करता था। वो सब कुछ था जो आरिफ नहीं था और इसी वजह से वो आरिफ की फैमिली से बहुत चिढ़ने लगी थी। और जब वो बीमार रहने लगी थी तो माँ बाप भी बूढ़े हो रहे थे, तो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते थे, तो वो अपनी बहन के घर पर अपने बच्चों को छोड़कर जाता था कि चलो बेटा बुआ के साथ रहोगे। और ये जो बुआ थी उन बच्चों को मैनिपुलेट करती थी। आरिफ की बहन ने ही आरिफ की बेटी को ये बोला था कि बेटा ये जो ताबीज है अपनी मम्मी के मुंह में चुपचाप डाल देना, इससे आपकी मम्मी वापस आ जाएगी। और अगर आपको ये डालते हुए किसी ने भी देख लिया तो फिर मम्मी कभी वापस नहीं आएगी। तो अब देख लेना कैसे डालना है। वो बेचारी बच्ची जिसने अपनी माँ को खोया है, जो अनाथ हो गई है, उस छोटी सी बच्ची की क्या समझ में आएगा जो चुपके से अपनी माँ का मुंह खोल के ताबीज अंदर डाल दे। और सोचिए वही ताबीज उस बच्ची की भी जान ले सकती थी। सारा राज खुल चुका था। कितनी हैरान करने वाली और कितनी भयानक कहानी है। खैर इसके बाद आरिफ ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। आरिफ ने अपनी दुकान वगैरह बेची और 7-8 महीने के बाद आरिफ अपने बेटा और बेटी को लेकर दुबई चला गया। वो दुबई इसलिए चला गया कि जो भी जादू टूना है इन सब से दूर ही हो जाओ तो बढ़िया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक डरते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।